हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। जो आज हमें चैप्टर पढ़ना है बेटा, वो भारत में जल संसाधन पढ़ने हैं और यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बन जाता है। तो एक भी टॉपिक देखो हम छोड़ नहीं रहे हैं, है ना। बहुत सारे यूट्यूबर छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो इसको भी समझते हैं, है ना। आइएगा कनेक्ट करते हैं। आपसे पूछा जाएगा, देखो भारत में अगर हम नदियों की बात करें, किसकी सर, नदियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो नदी बनेगी वो कौन सी बनेगी भाई, ब्रह्मपुत्र। कौन सी बेटा, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो कितनी है बेटा, वो 2900 किलोमीटर है। कितनी है सर, 2900 किलोमीटर है ना। आ रही बात समझ में। अब इसी के बाद जस्ट कौन सी आती है सर, इसी के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी सिंधु नदी। कौन सी नदी बेटा, सिंधु नदी। सिंधु नदी की जो लंबाई है बेटा वो कितनी है, वो आपकी ध्यान रखिएगा बेटा 2880 किलोमीटर है। कितनी है सर, 2880 किलोमीटर। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इसी के बाद आपकी जो तीसरी बनेगी वो कौन सी बनेगी सर, गंगा। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है आपकी, भारत में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है बेटा, वो कौन सी बनेगी आपकी बेटा, गंगा बनेगी। कौन सी बनेगी सर, गंगा। अब गंगा से क्वेश्चन क्या बनेगा कि सर इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है बेटा 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी क्या है सर, लंबाई है। और यही हमारी क्या है सर, नेशनल रिवर है ना। राष्ट्रीय नदी कौन सी है हमारी, गंगा। तो इसको याद रखिएगा, इसकी लंबाई भी पूछी जाती है, इंपोर्टेंट करिएगा। फिर होता क्या है सर, सिंधु की एक सहायक नदी आती है चौथे नंबर पर, जिसे हम क्या बोलते हैं सर, जिसे हम बोलते हैं सतलज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सतलज। यानी कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी जो है बेटा वो कौन सी है आपकी, सतलज है। जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, इसकी लगभग लंबाई है आपकी, याद रखिएगा 1500 किलोमीटर। कितनी है सर, 1500 किलोमीटर। पॉइंट क्लियर है। इसी के बाद फिर कौन सी नदी आएगी सर, इसी के जस्ट बाद आती है बेटा आपकी दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी नदी। दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा, गोदावरी, जिसको आप बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। तो कौन सी बनेगी सर, गोदावरी। कितनी है सर, 1665 किलोमीटर है, सॉरी 1465 है। कितनी है सर, 1465 किलोमीटर है ना। कितनी है सर, 1465 किलोमीटर। कितनी है सर, 1465। इसको भी याद रखना है बेटा। इसे ही आप क्या कहते हैं, इसे ही आप दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, इसी को देखो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय नदी, तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है कौन सी है सर, गंगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं सर, हम गोदावरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं सर, गोदावरी को। इसे ही बोला जाएगा बेटा क्या आपका, बूढ़ी गंगा। क्या बोलेंगे सर, बूढ़ी गंगा। इसे हम क्या बोलते हैं सर, इसे हम बोलते हैं बूढ़ी गंगा। पॉइंट क्लियर है। अब इसे ही बूढ़ी गंगा बोलेगा या इसे ही क्या बोलेगा, वृद्ध गंगा। क्या बोलेगा सर, वृद्ध गंगा। क्या बोलेगा सर, वृद्ध गंगा इसको बोला जाएगा, वृद्ध गंगा इसको बोलते हैं। और ये दोनों फैक्ट अनलिमिटेड बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनको जरूर आपको याद रखना है ना। अब इसी के बाद कौन सी आएगी सर, इसी के बाद गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो आएगी, जिसे आप क्या कहते हैं सर, यमुना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यमुना कहते हैं। और यमुना की जो लंबाई है बेटा वो कितनी है आपकी, वो आपकी 1385 किलोमीटर है। कितनी है सर, 1385 किलोमीटर आपकी यमुना की लंबाई बनती है।
और यही किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। देखो जैसे सतलज जो है, सतलज किसकी बेटा, सिंधु की, किसकी बेटा, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछेगा कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो बनेगी बेटा, कौन सी बनेगी आपकी, वो सहायक नदी बनेगी आपकी यमुना। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपकी यमुना जो है वो किस चोटी से निकलती है ना, हिमालय की किस चोटी से निकलती है, उसको जरा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसी के बाद में एक नदी आती है बेटा आपकी, कौन सी बेटा, है ना, आती है आपकी नर्मदा। कौन सी नदी सर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है सर, नर्मदा नदी के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और पूछे जाते हैं, इनको जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा। इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है, यानी कि 1312 किलोमीटर क्या है सर, इसकी लंबाई है। पॉइंट क्लियर है। आपसे पूछेगा इसके बारे में कि भारत की भ्रंश घाटी में, भारत की भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो यही बनेगा। फिर एग्जामिनर बोलेगा आपको कि भारत के प्राय द्वीप पठार के विपरीत ढाल पर बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो आंसर बन जाएगा क्या सर, नर्मदा। क्या बन जाएगा सर, नर्मदा, यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। इसी के बाद में आपको कनेक्ट करना है बेटा महानदी। क्या बेटा, महानदी को कनेक्ट करना है। और महानदी की जो लंबाई है बेटा वो 858 किलोमीटर है। कितनी है सर, 858 किलोमीटर है। इसी के बाद में आपको एक और याद रखनी है बेटा, कौन सी सर, तापी। तापी नदी की जो लंबाई है बेटा वो कितनी है, 724 किलोमीटर है। कितनी है बेटा, 724 किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि हमें जल संसाधन पढ़ना है ना, तो इनको आपको कनेक्ट करना है। इसको लिख लीजिएगा बेटा, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। अब जो भी कंटेंट आपने नर्मदा के बारे में लिखा है, किसके बारे में सर, नर्मदा के बारे में आपने लिखा है ना, वही क्या बन जाएगा सर, वही अगर सेकंड पूछेगा कि दूसरा स्थान, दूसरा, इन सभी तीनों के तीनों कंटेंटों के बारे में पूछेगा आपसे कि भारत की वह दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है जो अरब सागर में जल गिराती है, तो आंसर बन जाएगा आपका तापी या ताप्ती। फिर पूछेगा कि भारत के विपरीत ढाल के बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी, तो आंसर क्या बनेगा बेटा, आंसर बनेगा आपका तापी या, है ना, तापी या क्या बोलते हैं इसको, ताप्ती, है ना। फिर बोलेगा आपसे कि भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी दूसरी नदी, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, तापी या ताप्ती आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है।
आगे चले, चलिएगा आगे देखते हैं अगला फैक्ट क्या कहता है। आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसके पास में है, ये पूछेगा आपसे कि क्या बोलेगा सर, भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी के पास में है सर, तो आप कहेंगे सर गंगा नदी। किसके पास में सर, गंगा नदी। अब आप कहेंगे सर जल ग्रहण क्षेत्र होता क्या है, आइएगा समझिएगा। ये आपकी गंगा नदी बह रही है ना, ये कौन सी नदी है सर आपकी, ये आपकी मेन रिवर कौन सी है सर, गंगा। अब इसकी क्या है सर, सहायक नदी है। यहाँ पर ही कौन सी आती है सर, यहाँ पर ही आपकी राम गंगा आती है, फिर आपकी गोमती आती है, फिर आपकी घाघरा आती है, फिर आपकी गंडक आती है, फिर आपकी कोसी आती है, फिर आपकी महानंदा आती है। कौन सी आती है सर, महानंदा। फिर ऐसे ही क्या है सर, इसी की एक सहायक नदी है आपकी, जिसे आप क्या कहते हैं सर, जिसे आप कहते हैं बेटा यमुना। क्या कहते हैं सर, यमुना, है ना, सबसे लंबी सहायक नदी। फिर यहाँ पर ही यमुना की सहायक नदी आ गई है, जिसे हम क्या कहते हैं सर, चंबल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, चंबल, है ना। फिर बेतवा आ गई बेटा आपकी, कौन सी आ गई, बेतवा। फिर आपकी सिंध आ गई है, कौन सी बेटा, सिंध, जिसे आप काले सिंध भी बोलते हैं, है ना, सिंध बेतवा। फिर आपकी केन आ गई है, कौन सी आ गई है सर, केन आ गई है। फिर आपकी क्या आ गई है सर, टॉन आ गई है। क्या आ गई है सर, टॉन। फिर आपकी कौन सी आ गई है सर, फिर आपकी सोन नदी आ गई है। क्या आ गई है सर, सोन नदी। यानी कि जितने भी बड़े क्षेत्र से नदी बहकर आ रही है और मुख्य नदी में अपना जल गिरा रही है, तो इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सहायक नदी है, पर इसकी भी तो सहायक नदी है। जैसे हम बात करने लगे सोन की सहायक नदी कौन सी है बेटा, रिहन, तो वो भी एक बड़े क्षेत्र से आ रही है। इनको जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन बेटा कि सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी के पास में है, तो आप कहेंगे सर गंगा के पास में। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि वर्षवाहिनी नदी, कौन सी नदी बेटा, वर्षवाहिनी नदी बोलेगा। कौन सी नदी सर, वर्षवाहिनी। कि क्या बोलेगा सर, कि वर्षवाहिनी नदी कौन सी है, जो वर्ष भर बहती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर क्या, ब्रह्मपुत्र। कौन सा हो जाएगा बेटा, ब्रह्मपुत्र आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब जो डाटा हम बनाएंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको आपको जरूर कनेक्ट करना है ना। आइएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जल का प्रयोग, किसका प्रयोग सर, जल का प्रयोग। हम जो जल का प्रयोग कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ होता है, किस नंबर पे पहला होता है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि पहले स्थान पे आ जाएगा बेटा आपका कृषि। सबसे ज़्यादा प्रयोग हम जल का कहाँ करते हैं सर, कृषि पे करते हैं। सर कितना प्रतिशत करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेटा, आप 80 से 85% जल का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं सर, कृषि में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं सर, कृषि में कर रहे हैं। यहाँ तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं है, कौन क्लियर है। इसके बाद हम कहाँ प्रयोग करते हैं सर, जल विद्युत में, है ना, जल विद्युत बनाने में करते हैं, तो इसको याद रखिएगा, जल विद्युत में। किसमें बेटा, जल विद्युत में। ये आंकड़े बदलते रहते हैं, अभी हम आपको लेटेस्ट आंकड़े करा रहे हैं, तो इनको याद रखिएगा, है ना। ये कितना है सर, 10 से 12% जल का प्रयोग जो हम करते हैं जल विद्युत में करते हैं। किसमें करते हैं सर, जल विद्युत में। कहीं कहीं पे 13 भी लिखा है नई बुक में, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, 10 से 12 के बीच में। इसके बाद जो हम प्रयोग करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तीसरे नंबर पर आपको लिखना है बेटा, घरेलू जो कार्य होते हैं। आप कहेंगे सर इतना पानी का यूज कर लेते हैं हम, बिल्कुल कर लेते हैं बेटा, कौन क्लियर है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कितना हो जाता है सर, यहाँ पर आप कनेक्ट करिएगा 8 से
10% हम जल का प्रयोग करते हैं। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद में है ना 5 से 8% जो जल का प्रयोग करेंगे। यहाँ प्लीज ध्यान रखिएगा, जो आपके उद्योग है ना, उद्योगों में हम जो प्रयोग करते हैं सर, वो 5 से 8% जल का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये आंकड़ा बार बार पूछा जाता है, इसको आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। ये आपसे बार बार पूछे जाते हैं। पॉइंट क्लियर है। आगे चलें, चलिएगा। अब होता क्या है सर कि आगे चलते हैं, आइएगा। अगला जो फैक्ट बनेगा आपका, ये बनेगा कि जो हरित क्रांति थी बेटा, कौन सी क्रांति? हरित क्रांति थी। इसका सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा है, सर्वाधिक प्रभाव है ना, तो इसका सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है बेटा, वो कहाँ पर पड़ा है? 2 राज्य आपको याद रखने हैं। सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर सर? एक तो पंजाब में सर। कहाँ सर? पंजाब में। फिर उसके बाद में इसी से लगा हुआ कौन सा है सर? आपका हरियाणा है, HR है। इसी के बाद में आपको याद रखना है बेटा, कौन सा बन जाएगा आपका? यूपी। और यूपी में भी अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है बेटा पश्चिमी यूपी। कौन सा यूपी? पश्चिमी यूपी। कभी कभी वो क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन दे देता है, तो इसको आपको याद रखना है। अब हुआ क्या कि अधिक सिंचाई के कारण क्या हुआ सर? यहाँ पे लिखिएगा, अधिक सिंचाई के कारण। किसके सर? अधिक सिंचाई के कारण इन राज्यों की जो मृदा है, सॉइल है, वहां पर एक गुण आ गया है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं सर? इसी गुण को हम लवणीय व क्षारीय का गुण आ गया है। इसका सर लवणीय व क्षारीय का, क्योंकि हुआ क्या सर, ये जो हरित क्रांति आई थी, इसमें ही आपको उन्नत बीज मिले। क्या मिले सर? उन्नत बीज मिले आपको, है ना। आप ही को पंप सेट मिले बेटा, है ना। अच्छे उर्वरक मिले, है ना, अच्छे उर्वरक मिले। तो हुआ क्या, पंप सेट का मतलब है 12, है ना। तो आपने लपालप पानी में खेतों को भर दिया है। यूरिया का मतलब आपने सोचा कि खाद है, तो अधिकता ज्यादा हो गई, है ना। वहां की मृदा में क्या हो गई सर? अधिकता ज्यादा हो गई। तो जिसके कारण ही क्या हुआ सर, वहां पर किसका गुण आ गया है? इस मृदा में, यहाँ की मृदा में जो गुण आ गया है, लवणीय व क्षारीय मृदा का गुण आ गया है। यहाँ तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं है। अब सर जो जल होता है, क्या होता है सर? जल। ये ध्यान रखना है आपको, ये किसका विषय होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। आप जब संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में जो अनुसूची 7 है, कौन सी सर? अनुसूची 7 है। तो उसमें क्या किया गया है सर? उसमें 3 सूची दी गई है। एक आपको संघ सूची दी गई है, एक आपको राज्य सूची दी गई है, एक आपको समवर्ती सूची दी गई है। अब सरसंघ सूची या केंद्र सूची कौन सी सूची होती है? उसमें ऐसे विषय हैं बेटा जिस पर केवल और केवल कौन? केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। जबकि जो राज्य सूची है, राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकती है। पॉइंट क्लियर है। ऐसे विषय राज्य सूची में आते हैं। लेकिन सर अगर केंद्र ने भी कोई कानून राज्य सूची पर बनाया है, उस पर नहीं बनाएंगे, उस पर राज्य ही बनाएगा।
ध्यान रखिएगा, ये समवर्ती सूची के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि समवर्ती सूची में जो नियम कानून बनाएगी वहां पर केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। ठीक है, कौन बना सकता है सर? केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। अब सर कोई विषय है, उस पर केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया और राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, राज्य सरकार ने कानून बना दिया है, उस भी पर केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया है, तो होगा क्या सर, कौन सा कानून ज़्यादा प्रभावी होगा? तो आपको याद रखना है, जो केंद्र सरकार है उसने जो कानून बनाया है वो ज़्यादा प्रभावी होगा। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो जो जल होता है बेटा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये राज्य सूची का विषय होता है। किसका विषय होता है सर? राज्य सूची का। यानी कि जल पर कानून कौन बनाएगा सर? राज्य सरकार बनाएगी। कौन सी बनाएगी सर? राज्य सरकार बनाएगी। पॉइंट क्लियर है? अब जल जो है सर दो प्रकार के होते हैं, एक भौम जल होता है। कौन सा सर? भौम जल, जिसे आप कहते हैं भूमिगत जल कहते हैं, है ना, जो भूमि के नीचे रहता है, जिसको आप पीते हैं, है ना, वो वाला। एक होता है सतह जल। क्या होता है सर? सतह जल होता है। अब सतह जल में क्या हो गया सर, इसी में आप देखते हैं कि सतह पर आपको झील दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है, आपको तालाब दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, आपको नदी दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है, आपको नहर दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है। तो जो सतह पर आपको जल दिखाई दे रहा है वही क्या कहलाएगा सर? वही आपका सतह जल कहलाता है। क्या कहलाता है सर? सतह जल कहलाता है। पॉइंट क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा चौथा जल ग्रहण क्षेत्र, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चौथा जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा भारत में किसका है? तो ध्यान रखिएगा बेटा, वह है आपका ब्रह्मपुत्र का। किसका है सर? ब्रह्मपुत्र का है। इसको आपको जरूर कनेक्ट करके रखना है। फिर बोलेगा एग्जामिनर आपको कि दक्षिण भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र, तो आंसर क्या बन जाएगा? बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं हम? वृद्ध गंगा किसको कहते हैं हम? तो गोदावरी को। किसको कहते हैं सर? गोदावरी को हम कहते हैं, है ना। तो इसे ही क्या सर, यही ही दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अब आपसे अगर पूछा जाए कि वर्षवाहिनी, है ना, क्या पूछा जाए सर? वर्ष वाहिनी की दृष्टि से दूसरी, क्योंकि पहली तो आपने ब्रह्मपुत्र पढ़ा है, तो दूसरी क्या बनेगी सर? दूसरी जो नदी बनेगी बेटा आपकी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपकी राष्ट्रीय रिवर है, नेशनल रिवर है, वो आपकी दूसरी वर्षवाहिनी नदी है। यानी कि इस नदी में वर्ष भर क्या रहता है सर? जल की मात्रा रहती है। पॉइंट क्लियर है? फिर आपसे एग्जामिनर बोलेगा कि नहर सिंचाई में प्रथम राज्य, तो नहर सिंचाई में जो प्रथम राज्य है बेटा, सबसे प्यारा उत्तर प्रदेश हमारा, तो यूपी ही बनेगा। सबसे ज़्यादा जो नहर से सिंचाई होती है वो किस राज्य में होती है सर? तो आपको याद रखना है सर, वो उत्तर प्रदेश में ही होती है। पॉइंट क्लियर है? अब आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल विद्युत उत्पादन के लिए
अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे सर पठारी क्षेत्र, या एग्जामिनर ऑप्शन में दे देगा आपको कि भारत का प्रायद्वीप पठार। पॉइंट क्लियर है? ये ऊबड़ खाबड़ है ना बेटा वो। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, हिमालय क्यों नहीं बनेगा सर आंसर? ऑप्शन में आपको हिमालय भी देगा वो, है ना। हिमालय पर एक तो भाई सिंपल सी बात है, सामान ले जाना, है ना, क्या है सर, कठिन है। दूसरी चीज कि वह ज्यादा लगेगा। पॉइंट क्लियर है? तीसरा पॉइंट कि भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जल विद्युत बनाने के लिए, यानी कि डैम बनाने के लिए जो प्रयुक्त दिशाएं होती हैं सर, वो क्या होती है सर? वो आपका प्रायद्वीपीय पठार होता है। क्या होता है सर? प्रायद्वीपीय पठार होता है। इसको जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है सर, प्रायद्वीपीय पठार में क्या होती है सर? दरारें होती हैं। क्या होती है सर? दरारें होती हैं। और पानी क्या होता है सर? पानी क्या बेटा? पानी रिस कर इसमें आता है, रिस कर दरारों में पहुंच जाता है। और इसी के माध्यम से वो कहाँ पहुंच जाता है सर? नदियां घाटी यो में पहुंच जाता है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? सब क्रिस्टल क्लियर है? आगे चलें? चलेगा, आगे देखते हैं। एक मिनट पानी पी लेते हैं हम। चलेगा, आगे चलते हैं, आइए। अगला फैक्ट क्या कहता है सर? UNEP। क्या सर? UNEP, है ना सर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या होती है सर? यूनाइटेड नेशन, है ना। यूनाइटेड नेशन, ई आएगा बेटा। क्या आएगा सर? ई, है ना। क्या आएगा सर? ई, है ना। ई आएगा। UNEP होता है ना। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। पॉइंट क्लियर है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। लेकिन हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या कहते हैं सर? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या कहते हैं सर? कार्यक्रम। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये क्वेश्चंस पर्यावरण गलत लिख दिया है, इसको लिख देते हैं सही, है ना। राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र बेटा। क्या है सर? संयुक्त राष्ट्र, है ना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसको कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बनेगा सर कि सर इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई है बेटा, संस्थापना ये क्वेश्चन बनता है बेटा, इसकी स्थापना जो की गई थी, डेट इंपोर्टेंट है बेटा, 5 जून। क्या है सर? 5 जून। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है ना। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ना। 1975। कब सर? 1975 में। आपको बताना है
कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है ना, है ना। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। मिसलेनियस में भी पूछ लेता है ना। स्टैटिक जीके में भी ये क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय है तो कहाँ है। ठीक है, आइएगा कनेक्ट करते हैं। अब इसने क्या बात कही सर, किस राज्य के बारे में कही, तो इसने पंजाब राज्य के बारे में एक बात बोली है सर। क्या कहा सर, क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन मतलब इन्होंने परीक्षण किया तो ये कहा इन्होंने कि पंजाब व हरियाणा, इसकी सर पंजाब व हरियाणा, ये दो जिले राज्य आपको याद रखने हैं कि अधिकांश क्षेत्र की मृदा नवीनीकरण में रखा है। क्या सर, अधिकांश मृदा को नवीनीकरण में रखा है। किसमें रखा सर, नवीनीकरण में रखा है। किसमें रखा सर, नवीनीकरण में इसको रखा गया है। पॉइंट क्लियर है। अब एक फैक्ट और पूछा जाता है सर कि समुद्र जल अंतर्भेदन, ये क्या होता है सर, होता क्या है, देखिए राज्य भी पूछेगा आपसे तो देखिएगा यहाँ पर गुजरात बनेगा, आपका उड़ीसा बनेगा, आपका तमिलनाडु बनेगा। कौन सा बनेगा सर, तमिलनाडु बनेगा, है ना। तो होता क्या है कि समुद्र का पानी रिस रिस कर, है ना, क्या हो गया सर, वो नीचे वाले क्षेत्र में चले गया है। जो भूमि है उसके नीचे वाले क्षेत्र में रिस रिस कर क्या हो गया है, नीचे चले गया है। और समुद्र का पानी हमेशा कैसा होता है सर, लवणीय होता है। कैसा होता है सर, लवणीय अर्थात खारा होता है। कैसा होता है सर, खारा होता है। तो यहाँ पर जो आपने नलकूप लगाए हैं बेटा, तो उनमें खारा पानी आता है। इस क्षेत्र में सर कच्छ के क्षेत्र में आता है, उड़ीसा के क्षेत्र में आता है, और तमिलनाडु जो तटीय क्षेत्र है वहां पर आता है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और गुजरात का तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा क्षेत्र है, ये पूछा गया है। महसाना क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, महसाना क्षेत्र है, जो पूछा जाता है। अब एक विवाद आपसे जल के बारे में और पूछा जाता है। ये आज का लास्ट पॉइंट है बेटा, और इसको एग्जामिनर बार बार पूछता है, तो इसको जरूर हमें कनेक्ट करना है। क्या है सर, कि बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है। कावेरी जल विवाद, सर कावेरी जल विवाद क्या है सर, ये जल विवाद बहुत पुराना है ना, पुराने के स्थान पर प्राचीन दे सकता है ना। ये वास्तव में पहले कितने राज्यों में था, 3 राज्यों में था। किसमें था सर, 3 राज्यों में, है ना। ये विवाद कितने राज्यों में था सर, 3 राज्यों में था। सर किस में था, ये पहले कर्नाटक, तमिलनाडु और आपका केरल। लेकिन आपको बताना है कि वर्तमान में ये कितने राज्यों में विवादित है। क्योंकि होता क्या है बेटा, अभी आपने पढ़ा था कि जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है सर, कि जहाँ पर मुख्य नदी होती है, मुख्य नदी से सहायक नदी आकर मिलती हैं, और जो सहायक नदी है उनकी भी क्या होती है, सहायक नदियाँ होती हैं। तो जितने बड़े क्षेत्र से सहायक नदियाँ और उनकी भी सहायक नदियाँ मुख्य नदी में आकर जल गिराती हैं, तो उसी इतने बड़े क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं।
पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो वर्तमान में आपको बताना है कि कावेरी जल विवाद कितने राज्यों में है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद में हम न्यू सेशन जो लेंगे, है ना, किसका लेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि हम तो सीरीज से चल रहे हैं, है ना, सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, है ना। जब तक के लिए शुक्रिया, ध्यान रखिएगा अपना, है ना। चलेगा, आइए। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, हम कौन सा चैप्टर लेंगे सर? इसके बाद में हम भारत में सिंचाई लेंगे। क्या लेंगे सर? भारत में सिंचाई। और यहाँ से क्वेश्चन भर के आते हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा बेटा कि यहाँ पर देखो जल वाला मैटर हमने इसलिए सब पहले बढ़ा दिया है। आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग ने सिंचाई आयोग परियोजना के तहत कितने क्षेत्रों में बांटा है ना। यहाँ पर भारत में जो कृषि होती है वो कौन सी कृषि होती है, और उत्तर भारत में जो कृषि होती है कौन सी कृषि होती है, कौन कौन सी भारत में फसलें पाई जाती हैं, फसलों के पार्ट कितने होते हैं, 3 पार्टों में होती है, तो वो सब पढ़नी है आपको, है ना। खरीफ, रबी, है ना, जायद, सब पढ़ना है आपको, है ना। अब एक चीज़ समझिएगा, ये जो चैप्टर है बेटा ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में इसको हम करा दें। कितने पार्ट में सर? 2 पार्ट में इसको करा दें, है ना। वैसे तो ये 3 पार्ट में होता है, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि इसको 2 पार्ट में आपको करा दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक पढ़ते रहिएगा, टेंशन नहीं लेनी है, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।